हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और ये इमेज देख के आज आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। क्यों हुई थी ये क्रांति, क्या कारण थे, क्यों लुई सोलवे को फांसी पे चढ़ाया गया, क्यों जैकोबिन क्लब बहुत महत्वपूर्ण क्लब था, क्यों उसके राजा के जो राजा के जितने भी राजघराने वाले थे उनको मारा गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना क्रांति है, और यहीं से जो है ना भारत की भी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से दुनिया को बहुत बड़ी विरासत मिली है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फ्रांसीसी क्रांति ने ही हमें स्वतंत्रता का महत्व बताया। तो इस क्रांति को पढ़ना ज़रूरी है। और क्लास 9th के जो है ना फर्स्ट चैप्टर है ये हिस्ट्री का। ठीक है, आपके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में भी इस बार आने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस क्वेश्चन को मतलब जो है ना ये जो क्रांति है इसे हम बाय क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बुक से नहीं करेंगे। मैंने जो है ना क्वेश्चन आंसर तैयार कर रखे हैं, और इसी के हिसाब से जो है ना 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आने ही आने हैं। मैक्सिमम फर्स्ट चैप्टर से जो है ना 30% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 13% क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस कारण से एग्जाम में इससे लेकर सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाया है और इसमें पूरा चैप्टर कवर किया है। ये चैप्टर की वीडियो होगी 2 पार्ट में। ठीक है, इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन होंगे, और पार्ट 2 में भी मे बी 25 या 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब इस पार्ट 1 को, फ्रांसीसी क्रांति के। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि फ्रांसीसी क्रांति आखिर शुरू कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी 1789 को। ठीक है, 1700 मेरे को क्या है 85 86 87 एक मिनट। तो ये हुई थी 1789। तो ये क्रांति 1789 को हुई थी, और अगर इसकी पूरी डेट जाने तो 5 मई 1789। ठीक है, लगभग 5 मई 1789, यानी 5 मई 1789 को ये क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, और इस क्रांति के शुरू होने के पीछे क्या कारण थे वो हमें अभी समझ में आ जाएंगे। ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है ना, ये जो शुरू के 3 क्वेश्चन है ये फर्स्ट पेज किया। ठीक है, जो आपकी बुक के जो फर्स्ट पेज है ना उसी से ये लिए गए हैं। ठीक है, और अब जो है ना इसके सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बास्तिल का किला क्यों तोड़ दिया गया। तो बास्तिल का किला क्यों तोड़ दिया गया था, ये क्रांति जो है ना ये बास्तिल के किले को तोड़े जाने के बाद से ही स्टार्ट नहीं हुई थी। इसके बाद इसके में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो हमें ना थोड़ा हेडिंग दी जा रही है कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आए कि बास्तिल का किला क्या था, बास्तिल का किला तोड़ा क्यों गया, क्या क्या हुआ। तो इसलिए जो है ना ये सब हमें फ्रंट पेज में दिया गया, और ये जो 3 क्वेश्चन है ये फ्रंट पेज किया है। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सेकंड पेज किया है। तो फ्रंट पेज के क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है बास्तिल का किला क्यों तोड़ दिया गया। तो बास्तिल के किले की जेल लोगों द्वारा तोड़ दी गई। ठीक है, बास्तिल के किले की जेल जो थी वो लोगों द्वारा तोड़ दी गई, क्योंकि वहाँ वो गोला बारूद की खोज कर रहे थे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था। जो लोग थे उन्हें लग रहा था कि राजा द्वारा ना कुछ डाकिए भेजे जा रहे हैं, कुछ डाकू भेजे जा रहे हैं जो कि उनके फसलों को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ऐसा लोगों के बीच अफवाह फैली हुई थी। तो लोगों ने भी कमर कस ली थी, और लोगों द्वारा बास्तिल का किला तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ से उन्हें गोला बारूद प्राप्त होगा, उन्हें गोला बारूद मिलेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं मिला। पर वहाँ पर जो 7 कैदी थे वहाँ पे वो छूट गए। ठीक है, ओनली 7 कैदी थे, और 7 के 7 कैदी छूट गए। ठीक है, तो ये पता नहीं, हाँ 7 कैदी जो थे वो आपके छूट गए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, बास्तिल के किले में कितने कैदी छुड़ा लिए गए। तो बास्तिल के किले में 7 कैदी छुड़ा लिए गए। वह वह जेल लोगों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, और इस हादसे में वहाँ का कमांडर जो था, सेना का कमांडर था, वो मारा गया। और सेना को भी काफ़ी क्षति हुई, क्योंकि लोग जो थे वो काफ़ी हैरान थे, काफ़ी ताकतवर थे। ठीक है, यही मान के चलो। अब बाकी तो मुझे पता नहीं है क्या क्या हुआ था, जो बुक में है वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, लुई सोलवे राजगद्दी पर कब आसीन हुआ, तब वहाँ कितने साल का था। तो लुई सोलवा जो था, ठीक है, जो लुई सोलवा था वो बुर्वो, ठीक है, बुर्वो खानदान का था। ठीक है, ये रहा बुर्वो से था। ठीक है, ये नीचे ये हटा देना। ठीक है, बुर्वो खानदान से था वो, और बुर्वो राजशाही खानदान से। ठीक है, यह भी आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। और फिर इसको राजगद्दी पर आसीन ये कब आसीन हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, एग्जाम में 1 या 2 नंबर का, कि लुई सोलवा कब राजगद्दी पर बैठा था, वह कितने साल का था। तो लुई सोलवा 1700
1774 में बुर्वो राजवंश का लुई 16वां, ठीक है, ये देखो बुर्वो राजवंश आ गया ना, बुर्वो राजवंश का लुई 16वां, मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी थी, माफ कर देना। तो बुर्वो राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन हुआ, ठीक है, तब वह 20 साल का था। तो जो आपका लुई 16वां था वो किससे कौन से था, तो बुर्वो, ठीक है, ये देखो फिर मैं वही गलती कर रहा हूँ, तो वो था बुर्वो, ठीक है, बुर्वो जो राजवंश था उससे वो था, ठीक है। और ये बात आपको याद रखनी है कि जो आपका लुई 16वां था वो किस राजघराने से था, किस राजवंश से था, तो वो बुर्वो राजवंश से था, ठीक है, ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो वो बुर्वो राजवंश का एक वंशज था और वो 20 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठा और सन था 1774, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे पेज ही। जब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो अभी तक हमने पता कर लिया था कि लुई 16वां कब राजगद्दी पर बैठा और कब उसने और अन्य कार्य किए, ठीक है। तो कब बैठा था वो 1774 में, कितने साल का था, 20 साल का था, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और अब यहाँ से बिल्कुल क्रांति की शुरुआत में पहले क्या क्या हुआ, फ्रांस में कैसे जो पाव रोटी थी, ठीक है, पाव रोटी थी उसके रेट कैसे बढ़ गए, ठीक है, पाव रोटी जो कि वहाँ की जीवनी है, ठीक है। आप अब भी जाओगे ना तो वहाँ के जो फ्रांस के या फिर विदेश के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर पाव रोटी ही खाते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं ना विदेश में पढ़ने के लिए वो भी पाव रोटी ब्रेड पे ही जीते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पाव रोटी सबसे सस्ती और सबसे अच्छा खाना होता है, बट वो भी वहाँ पर महंगा हो गया, ठीक है, वो भी वहाँ पर क्या हो गया, महंगा हो गया। अरे ऐसा क्यों हुआ भाई साहब, तो यही पता करेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5। अब भाई लुई 16वां राजा बन गया, उसको भी अपना घर चलाना है, उसको भी बच्चे पैदा करने हैं, उसे भी अन्य कार्य करने हैं, तो वो कैसे करता, क्या अब विवाह नहीं करेगा, करेगा क्यों नहीं करेगा, तो लुई 16वें का विवाह हो गया, ठीक है। अब लुई 16वें का विवाह किसके साथ हुआ, ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, तो मैंने पढ़ा जब तो मुझे पता चला कि लुई 16वें का विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंटोवेन से हुआ, ठीक है, किससे हुआ, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोवेन से हुआ। भाई राजा था, किसी भिखारन से शादी थोड़ी ना करेगा, किसी भिखारी से शादी थोड़ी ना करेगा, भाई राजकुमारी से करेगा। और कौन सी राजकुमारी से किया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोवेन से उसका क्या हुआ, विवाह हुआ, ठीक है। अब यहाँ सब शांति से चल रहा था, इसके बाद क्या हुआ, भाई लुई 16वां थोड़ा मतलब अजीब टाइप का राजा था, ठीक है। तो उसने उसके जब उसका राज आया तो भाई राजकोष खाली हो गए, क्यों हो गए, अब ये पता करते हैं। तो लुई 16वें के शासनकाल के दौरान राजकोष क्यों खाली हुए, तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। तो लुई 16वें के शासनकाल के दौरान राजकोष खाली हुए क्योंकि शानो शौकत में अधिक पैसे खर्चे, भाई ठाट ठाट में रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, तो क्या कहाँ जाएगा पैसा, सरकार से ही लोगे ना, तो अपने जब जेब से पैसे खर्च करते थे और भाई साहब इतने शानो शौकत में थे कि राजकोष ही खाली कर बैठे। युद्ध प्रक्रिया में ज़्यादा निवेश करते थे, ठीक है, युद्ध प्रक्रिया में ज़्यादा निवेश करते थे, कौन, लुई 16वें जी, ठीक है, इनके द्वारा युद्ध में बहुत ही ज़्यादा निवेश किया जाता था। वार्से के विशाल महल व राज दरबार की सजावट हेतु ज़्यादा खर्चा, वार्से का एक महल था, ठीक है, वार्से का एक महल था जो कि वहाँ का सबसे बेहतरीन महल था, वहाँ की सजावट देखते ही बनती थी, वहाँ पर लाइटें लगी हुई थी, तरह तरह के दीपक जलते रहते थे, महल में तरह तरह के पेंट, नैरो लैक के पेंट लगवा के रखे थे उन्होंने, तो यार उसमें खर्चा तो लगेगा ना, तो इसलिए राजकोष खाली हो गया। और कर्जा अधिक था भाई साहब, कर्जा जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा था, लगभग 10 अरब लिरवे। लिरवे क्या है, उस समय जो फ्रांस का, ठीक है, बात चल रही है अभी 1774 की, ठीक है, ये बात चल रही है 1774 की। क्रांति कब चालू हुई थी, 1789 को, ठीक है, 1789 को क्रांति शुरू हुई थी। और जो ये 1774 की जो करेंसी थी, यानी जो पैसा था उसे हम लिरवे कहते हैं, ठीक है, वो फ्रांस की करेंसी थी, ठीक है, यानी पैसा था फ्रांस का उस टाइम का लिरवे, ठीक है। तो कर्जा अधिक था, कर्जा कितने का था, 10 अरब लिरवे का, ठीक है, 10 अरब लिरवे का। और भाई साहब ने अभी देखना अभी क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ तक आपको जो उतारना होगा उतार लेना, हाँ उतारते रहना, ठीक है, कुछ भी मत छोड़ना। तो अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7, फ्रांस पर कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा था, ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि फ्रांस पर कर्जा क्यों बढ़ रहा था आखिरकार। तो फ्रांस पर, तो जो लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 राज्यों को साझा दुश्मन, जो फ्रांस का दुश्मन कौन था, फ्रांस का वर्सेस किसके साथ चल रहा था, किसके साथ, ब्रिटेन के साथ, ठीक है। जो फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, ठीक है, मतलब कट्टर दुश्मनी थी, 36 का आंकड़ा था इनके बीच। तो जो फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, उसने अमेरिका के 13 राज्यों को
अपने अंडर में करा हुआ था, तो उनके अंडर से फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी और उन 13 राज्यों को छुड़ाया। अब क्या हुआ कि भाई अमेरिका फ्रांस जिसके ऊपर 10 अरब लिरवे का कर्जा था, वो बढ़कर उसमें +2 और आ गया, और वो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया भाई साहब, 12 अरब लिरवे। ठीक है, 12 अरब रेलवे का कर्जा उनके ऊपर आ गया, और इसमें अरब आ रहा है। आपको पता है ना अरब कितने होते हैं भाई, मतलब हम अपने हाथों पर नहीं गिन सकते। ठीक है, मशीन भी गिनने में थोड़ी बहुत दिक्कत ले लेती है, इतने कर्जा आ गया उनके ऊपर। ठीक है, तो एक बार इसे और पढ़ लेते हैं। लुईस सोल्वे के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 राज्यों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता प्रदान की। सहायता तो दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ, इस प्रक्रिया के चलते फ्रांस पर 10 लिरवे से अधिक का कर्जा जुड़ गया, और पहले से ही फ्रांस पर 2 लिरवे का कर्जा था। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा और अच्छे से। प्रश्न नंबर 7 है, फ्रांस ने कर्जे का निपटारा कैसे किया। अब फ्रांस भाई साहब कर्जे का निपटारा करे तो कैसे करे यार, काफी ज्यादा कर्जा था। तो फ्रांस की सरकार द्वारा कर्जे के निपटारे हेतु निम्नलिखित कार्य किए गए। सारा जो बोझ था, अब वो कर्ज जो था, ये देखो कर्ज, यहाँ पर कर्ज नहीं लिखना आपको, यहाँ पर आपको लिखना है कर। ठीक है, मैंने कर्ज लिख दिया, पर आपको यहाँ पर कर लिखना है। ठीक है, कर। ठीक है, इसकी जगह पे आपको कर लेना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कर। ठीक है, आपको कर लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिख लेना। ठीक है, कर। तो कर में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, कर में बढ़ोतरी कर दी, और हर व्यक्ति के दामों पर, हर वस्तु के दामों पर उछाल आ गया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कर बढ़ा दो। ठीक है, कर बढ़ा दो, क्या करो, कर बढ़ा दो, और हर वस्तु जो 20 रुपए में है, जो 20 लिरवे की है, उसे 30-40 लिरवे का कर दो। यानी एक टॉफी जो 1 लिरवे की है उसे 5 लिरवे का कर दो, यानी 1 रुपए की है तो 5 रुपए का कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रांस ने कर्जे का निपटारा शुरू किया, परंतु इससे कोई फायदा हुआ नहीं। ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं हुआ भाई साहब, बल इससे उल्टा क्या हुआ, लोग भड़क गए। ठीक है, लोग भड़क गए। अब लोग भड़कते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है, अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है, फ्रांसीसी समाज के एस्टेट के बारे में बताएं। तो 18वीं सदी में क्या हुआ, 18वीं सदी में फ्रांस के 3 एस्टेट थे। यानी जो फ्रांस था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस कितने वर्गों में बटा था, 3 वर्गों में। ठीक है, अभी इन 3 वर्गों के बारे में हम और अच्छे से जानेंगे। तो फ्रांस जो था वो 3 वर्गों में बटा था। जो उसका प्रथम वर्ग था, यानी प्रथम एस्टेट, उसके अंदर आते थे पादरी लोग। और पादरी कौन होता है, जो पुजारी होते हैं ना, पुजारी, वो सब आते थे। ठीक है, माफ करना है, मुझे थोड़ी सर्दी है, ये देखो आपको आवाज आ रही होगी ना मेरे नाक की। तो पादरी के अंदर आते थे चर्च वाले लोग। ठीक है, जो चर्च में काम करते थे वो पादरी थे, उस टाइम वो पादरी कहलाते थे। दूसरे एस्टेट के अंदर आते थे कुलीन लोग। कुलीन कौन होते थे, जो राजा के रिश्तेदार होते थे। ठीक है, जो राजा के क्या होते थे, रिश्तेदार होते थे। ठीक है, राजा के रिश्तेदार कौन होते थे, कुलीन वाले। ठीक है भाई, हम राजा के रिश्तेदार है यार, कुछ तो इज्जत करो हमारी। तो द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत कौन आते थे, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन थे, राजा के रिश्तेदार थे। और तीसरे एस्टेट में आते थे गरीब लोग। इसमें कुछ शिक्षित लोग भी थे। ठीक है, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, डॉक्टरी कर रखी थी। ठीक है, तो जो तीसरे एस्टेट था, यानी हमारा जो तीसरा वर्ग था, उसमें शिक्षित लोग भी आते थे। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो तीसरा एस्टेट था उसमें गरीब लोग भी आते थे, थोड़े बीच की यानी मिडिल क्लास के लोग भी आते थे, और उससे ऊपर थोड़े से अमीर लोग या शिक्षित लोग भी आते थे, यानी लॉयर वॉयर। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ये नेक्स्ट पेज आ गया माफ कर देना। तो प्रश्न नंबर 10, फ्रांसीसी समाज के तीनों एस्टेट के बारे में पूर्ण जानकारी दीजिए। अब आपको लग रहा होगा ना कि यार मैं तो उतने में ही छोड़ दिया, इसने तो और बताया नहीं तीनों एस्टेट के बारे में, तीनों वर्ग के बारे में। तो अब बता देता हूँ ना। तो तीनों एस्टेट के बारे में जानकारी बिल्कुल अच्छे से। प्रथम एस्टेट, इसमें चर्च के लोग आते थे, इन्हें पादरी कहते थे। ठीक है, इसमें चर्च के लोग आते थे और इन्हें पादरी कहते थे। द्वितीय एस्टेट, ऐसे एस्टेट में राजा के मंत्री, परिवार के सदस्य, इस वर्ग को कुलीन कहा जाता था। ठीक है, इस एस्टेट में राजा के मंत्री व परिवार के सदस्य थे, इस वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। इसमें कौन कौन आते थे, राजा के मंत्री आते थे और परिवार के सदस्य आते थे, इनको क्या कहा जाता था, कुलीन कहा जाता था। ठीक है, कुलीन। हाँ, और जो तीसरे एस्टेट के थे, इस वर्ग के अंदर छोटे किसान, वकील व अन्य शिक्षित लोग शामिल थे। प्रथम व द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत जो लोग आते थे उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है, और उन विशेषाधिकार में सबसे विशेषाधिकार बात यह थी कि उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। कर उन्हें नहीं देना पड़ता था। ठीक है, वो लोग कर देते ही नहीं थे। कौन, पहले एस्टेट वाले लोग और दूसरे एस्टेट वाले लोग, सारा कर देते थे तीसरे एस्टेट वाले लोग। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। प्रश्न नंबर 11,
प्रथम व द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आने वाले लोगों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त था? तो कर से छुटकारा, अर्थात प्रथम दो स्टेट कर नहीं देते थे, ठीक है। जो पहला स्टेट था, जो पहला था और जो दूसरा था, वो लोग कर नहीं देते थे। क्या करते थे? कर नहीं देते थे, यानी कर से उन्हें छुटकारा था, कर से छुटकारा था, ठीक है। किन्हें? प्रथम और द्वितीय स्टेट को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 हो गया। प्रश्न नंबर 12, कर कौन देते थे सरकार को? तो भाई तृतीय स्टेट के वर्ग, जिन्हें आम जनता भी कहा जाता था, ठीक है। तीसरे स्टेट के लोग कर देते थे, जिन्हें आम जनता भी कहा जाता था। अब प्रश्न नंबर 13 जो कि काफी बड़ा है, तो फ्रांसीसी समाज में किसानों की हालत खराब क्यों थी? ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना कि फ्रांसीसी, ठीक है, हालत खराब। ये देखो जो हालत है ना, हालत, ठीक है, ये हालत है। यार थोड़ा हाथ से लिखता हूँ इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। तो हालत के बाद आपको लिखना है खराब क्यों थी, ठीक है। खराब क्यों थी, आपको बस यहाँ पर हालत के बाद ना खराब लगा लेना, ठीक है। हालत खराब क्यों थी? तो फ्रांस में 18वीं सदी में लगभग 90% किसान थे भाई साहब, 90%, ठीक है, 90%। यानी कि अगर 100 लोग हैं फ्रांस में, तो उसमें से 90 लोग क्या होंगे? किसान होंगे। परंतु कुछ किसानों के पास ही जमीन थी, कुछ किसानों के पास ही जमीन थी। 60% जमीन कुलीन लोगों के पास थी, जो कि चर्च के लोग थे, और तृतीय स्टेट के अमीर लोगों के पास थी, जो तीसरे स्टेट में कुछ अमीर लोग थे उनके पास थी। इस कारण छोटे किसान प्रथम व द्वितीय तथा बड़े किसान के अधीन कार्य करते रहे थे। छोटे किसान कृषि के अलावा अपने स्वामी की सेवा, सैन्य कार्य, सड़क निर्माण में सहयोग आदि कार्य करते थे। इसके अलावा उन्हें अनेकों तरह के कर भी चुकाने पड़ते थे। तो अब देखो उस समय क्या था फ्रांस में कि 90% किसान थे, पर कुछ किसानों के पास ही जमीन थी। 60% जमीन पर चर्च वाले लोग अपना मुंह मार के बैठे थे, ठीक है। और बाकी जो जमीन थी, यानी जो बाकी 40% जमीन थी, वो किसके पास थी? जो अन्य बड़े किसान थे, जो तृतीय स्टेट के अन्य बड़े किसान थे, उनके पास थी। यानी किसान ही पिस रहा था। इस कारण छोटे किसान प्रथम व द्वितीय तथा बड़े किसानों के अधीन कार्य करते थे, ठीक है। पहले स्टेट के पास, दूसरे स्टेट के पास और तृतीय स्टेट के कुछ अमीर लोगों के पास ही जमीन थी, ठीक है। इस कारण क्या था कि छोटे किसान मजदूरी करते थे प्रथम व द्वितीय स्टेट के घरों में, ठीक है। और इसके अलावा छोटे किसान जो थे वो स्वामी की सेवा किया करते थे, सैन्य कार्य, सैनिक का कार्य भी किया करते थे, सड़क सहयोग, सड़क बनाने में भी कार्य किया करते थे, और साथ ही साथ उन्हें तरह तरह के कर्ज भी चुकाने पड़ते थे, ठीक है, कर भी चुकाने पड़ते थे। सरकार को भी कर देना पड़ता था, चर्च को भी कर देना पड़ता था। तो ये था प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। प्रश्न नंबर 14, टाइड व टाइल क्या है? अब यहां से आ गया टाइड व टाइल क्या है। तो ये ऐसे दो कर थे जो किसानों को चुकाने पड़ते थे, ठीक है। तो ये कर जो है ना, ये कर किसानों को देना पड़ता था, छोटे किसानों को, ठीक है। कौन से कर थे ये? एक मिनट पहले ये हट जाएगा, अभी हट जा। हाँ, तो टाइड और टाइल, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो टाइड ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था, जो कि किसानों को और तृतीय स्टेट के लोगों को चुकाना पड़ता था। भाई साहब किसानों को तो देना ही देना था, साथ ही साथ तृतीय स्टेट यानी तीसरे वर्ग के जो लोग थे, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, जो कुछ भी हो, आपको ये कर देना ही पड़ेगा। याद रखना, सिर्फ पहला और दूसरा स्टेट ही कर नहीं देता था, पहला और दूसरा स्टेट ही कर नहीं देता था, पर जो तीसरा स्टेट था उसे कर देना पड़ता था। चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, आपको देना ही पड़ेगा। और यही जो था ना, यही आगे जाके इसमें क्रांति का कारक बनता है। तो टाइड क्या था? टाइड था धार्मिक कर, जिसे किसान और तृतीय स्टेट के लोग दिया करते थे। और टाइल क्या है? ये एक प्रकार का ऐसा कर है जो राज्य को दिया जाता था। ये एक ऐसा प्रकार का कर होता था टाइड, ठीक है, टाइल। ये एक ऐसा कर होता था जो कि राज्यों को दिया जाता था। आजकल तो टाइल हमारे घरों में लगती है, पर पहले क्या था कि टाइल जो थी ना, वो एक टाइप का कर हुआ करती थी, जो कि राज्यों को दिया जाता था। तो प्रश्न नंबर 15, लिरवे क्या है? लिरवे मैंने आपको बता दिया था। तो लिरवे फ्रांस की मुद्रा थी, जिसे 1784 को समाप्त कर दिया गया। 1794 को समाप्त कर दिया गया। किसे? लिरवे को। क्या थी ये? फ्रांस की करेंसी। यार मेरे को ना जुकाम हो रहा है, जिस कारण से ना मुझे बीच बीच में वीडियो रोकनी पड़ती है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपना इस वीडियो का कारवा। तो ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 हो गया। प्रश्न नंबर 16, फ्रांस में पाव रोटी की कीमतों में अचानक से वृद्धि क्यों हुई? जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि भाई साहब फ्रांस में पाव रोटी की कीमतें बढ़ गई, जो वस्तु थी उनकी कीमत बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अब इसी के बारे में हम पता करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये सब उतारना है, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, तो आपको इसे पूरा पढ़ना भी है और साथ ही साथ उतारना भी है, ठीक है। तो अब देखो, फ्रांस की जनसंख्या जो कि 1715 में 2 करोड़ थी, सन 1779, ठीक है, 79, एक मिनट, मेरे को फिर से एक बार रोकना पड़ेगा वीडियो।
तो 1779, ठीक है, 1779 के समय बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई भाई साहब, क्या बात है। तो जो, ठीक है, 1715 यानी 1715 को जो 2 करोड़ थी वो एकदम से बढ़कर यानी 1789 को कितनी हो गई, कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है, 2.8 करोड़ हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, परिणाम स्वरूप अनाज की तुलना की मांग अधिक हो गई। अब क्या हुआ भाई साहब कि जो फ्रांस की भाई जो रेगुलर खाना था, ठीक है, पाव रोटी जो कि रेगुलर खाना था फ्रांस का, वो उसकी, ठीक है, उसकी मांग बढ़ गई, ठीक है। अब भाई जनसंख्या ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा खाना मांगेंगे, पर बात क्या थी कि किसानी तो कम थी, क्योंकि बड़े किसान लोग जो थे वो खेती करते नहीं थे, छोटे किसानों से करवाते थे, छोटे किसान भी थक जाते थे, उन्हें अपना परिवार भी देखना था, जिस कारण से क्या था कि भाई अनाज की तुलना में मांग अधिक हो गई, यानी अनाज कम है और मांग अधिक हो गई, जिस कारण लोगों द्वारा खाई जाने वाली पाव रोटी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। तो क्या हुआ, बेकरी में जब भी लोग जाते पाव रोटी की कीमत पूछते, कभी कहते भाई साहब 10 रुपये, कभी कहते भाई साहब 20 लिरवे, कभी 10 लिरवे, कभी 20 लिरवे, कभी 30 लिरवे, ऐसे करते करते बढ़ती जा रही थी। तो लोगों के बीच एक गुस्सा आया और उस गुस्से ने आगे जाके एक भयानक क्रांति का रूप ले लिया था, ठीक है। यानी छोटी छोटी चीज़ों से ही बनती है बड़ी चीज़ें, ये बात हमेशा याद रखना। तो ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17, अगर ठीक है, तो तृतीय एस्टेट में किसने बदलाव हेतु आंदोलन की योजना बनाई। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आने वाले 1789 की 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये सारे क्वेश्चन हर एक ना एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इन सब पे पूरा ध्यान देना है, यानी पूरा फोकस आपको इस वीडियो में अब लगा देना है। तो प्रश्न नंबर 17, तृतीय स्टेट में किसने बदलाव हेतु आंदोलन की योजना बनाई। तो तृतीय स्टेट में किसान व समृद्ध लोगों ने आंदोलन की योजना बनाई। अब जो छोटे किसान थे वो तो भाई साहब अनपढ़ थे, उन्हें अपना परिवार चलाना था, पर तृतीय स्टेट में कुछ बड़े लोग भी थे, ठीक है, शिक्षित लोग थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अरे यार यहाँ कुछ ज़्यादा हो रहा है अब, ठीक है, कि अब जो है ना फ्रांस का राजा जो लुई 16वां है वो अब जो ज़्यादा ही काम कर रहा है, इससे जो है ना इससे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तो इसकी औकात दिखाने के लिए तृतीय स्टेट के शिक्षित व समृद्ध लोगों ने एक योजना बनाई और इस योजना के तहत उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू किया, ठीक है, और ये आंदोलन आगे जाके क्रांति का रूप ले लेता है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 हो गया। प्रश्न नंबर 18, जॉन लॉक और रूसो कौन थे। जॉन लॉक और रूसो ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने तृतीय स्टेट को मजबूर किया कि आप लोग आंदोलन करो और अपनी जो फैसले हैं, ठीक है, आपका जो हिस्सा आपको सरकार नहीं दे रही है उन हिस्सों की मांग करो, और ये जो बढ़ते हुए कर है, ये जो पाव रोटी की कीमतें बढ़ रही है, इन सबको कम करने के लिए आंदोलन करो। तो जॉन लॉक और रूसो ये दार्शनिक थे, यानी फिलोसोफर थे, ठीक है। फिलोसोफर क्या होते हैं, दार्शनिक कौन होते हैं, जो कि देश के लिए कुछ काम करते हैं और देश को देखते हुए देश के लिए अहम फैसले लेने के लिए देश के लोगों को एक प्रकार से ताकत देते हैं, ठीक है, एक प्रकार से देश को समझाते हैं कि आप ये काम करो, तभी आपको आपके हक के लिए लड़ना चाहिए, तभी आप ना अपने लिए कुछ कर पाओगे। तो जो जॉन लॉक और रूसो थे, इन्होंने सबको बताया तृतीय स्टेट के लोगों को कि आपसे आपके हक छीने जा रहे हैं, आप अपने हक को मांगो, ठीक है। तो ये जॉन लॉक और रूसो ये कौन थे, दार्शनिक थे, ठीक है। तो ज़्यादा आपको अपने ब्रेन पे ज़्यादा जो है ना दबाव नहीं डालना, बस ये याद रखना कि जॉन लॉक और रूसो दार्शनिक थे, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, जॉन लॉक और रूसो की परिकल्पना क्या थी। तो जॉन लॉक और रूसो जो थे उनकी कल्पना क्या थी, यानी वो क्या सोच रहे थे, उनकी थिंकिंग क्या थी भाई साहब, क्या थी आखिर उनकी थिंकिंग, तो क्या सोच रहे थे वो, तो यही हमें बताना है। तो स्वतंत्र, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और रूसो ने प्रस्तुत की थी, यानी कि देश में स्वतंत्रता हो, समान नियम हो, समान अवसर हो सबके लिए, और इसी विचार को जॉन लॉक और रूसो ने देश को प्रस्तुत किया था। जॉन लॉक और रूसो चाहते थे कि एक ऐसा देश हो फ्रांस जिसमें स्वतंत्रता हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो और सबको समान अवसर मिले, कि सब जो है ना एक बाय एक करके देश को चलाए और देश को चलाने वाला एक अच्छा नागरिक हो, ठीक है। ये जो कि अभी भारत में चल रहा है, ठीक है। भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है जिसमें हर किसी को मौका मिलता है अपना देश को चलाने के लिए, अपने हक को रख सकता है वो, बस उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए। और यही बात हमें जॉन लॉक और रूसो द्वारा पता चली थी, ठीक है। इसीलिए भी फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर फ्रांसीसी क्रांति ना होती ना तो हो सकता है कि अब भी भारत राजतंत्र में ही होता, क्योंकि
जो स्वतंत्रता की महत्व है ना, वो हमें फ्रांसीसी क्रांति से ही पता चली है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 और 19 कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 20, जॉन लॉक द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? अब आपको ये बात याद रखनी है कि जॉन लॉक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। तो ट्रू ट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रू ट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का सच, टू ट्रू। ठीक है, टू ट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये किताब लिखी थी किसने? जॉन लॉक ने। ठीक है, तो आपको इसका नाम याद रखना चाहिए, टू ट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अब प्रश्न नंबर 21, ट्रू ट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने क्या लिखा? तो ट्रू ट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के दैवी शक्ति, यानी जो राजा जो खुद को भगवान समझता है और खुद के पास भगवान की शक्तियाँ रखता है, और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है। ठीक है, उन्होंने, उनके द्वारा इस पुस्तक में कहा गया कि जो राजा के पास जो भगवान की शक्तियाँ हैं, जो राजा खुद को भगवान समझता है, ये गलत है और राजा को अपनी निरंकुशता को कम करना चाहिए, और इसका खंडन करते हुए उन्होंने ये किताब लिखी थी, ट्रू ट्राइजेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 20, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी किताब लिखी और उनकी मुख्य बातें क्या थी? तो मॉन्टेस्क्यू भी एक दार्शनिक थे। ठीक है, और इन्होंने भी एक किताब लिखी और उनकी मुख्य बातें क्या थी, ये हम पता करते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, या फिर द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट, द स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी कि जो हमारी कानून है उसकी आत्मा नामक किताब लिखी। ठीक है, हिंदी में इसका नाम है हमारे कानून की आत्मा, और इंग्लिश में द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना की, जिसमें सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की कही। आपको इससे कुछ याद आया? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसी के दौरान आज जो भारत में जो भी वर्तमान सरकार है ना, वो इसी के अधीन कार्य करती है। ठीक है, किसके? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये बातें हमें कहाँ से पता चली? ये बातें हमें किसने बताई? मॉन्टेस्क्यू ने। कौन सी किताब में बताई? द स्पिरिट ऑफ लॉज में। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया कि सरकार जो है ना, वो 3 भागों में विभाजित होनी चाहिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 23, 24, 25 आपके सामने है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23 है, लुई सोल्वे ने कर बढ़ाने के लिए क्या किया? तो फ्रांसीसी समाज में राजा अपनी मर्जी से कर नहीं बढ़ा सकता था। इसके लिए एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए कर अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब जो राजा था ना, वो अपनी मर्जी से ही कर नहीं बढ़ा सकता था कि हाँ आज मेरा मन हो रहा है कि मैं कर बढ़ा दूं, ठीक है, तो मैं कर बढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता था वो। उसे एक बैठक बुलानी पड़ती थी जो कि एस्टेट जनरल की बैठक होती थी, और इस जर्नल में, इस बैठक में प्रस्ताव रखा जाता था कि हम ये कार्य करें या ना करें। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता तो हाँ चलो ठीक है ये कार्य कर लेते हैं, और अगर वो प्रस्ताव पारित ना होता तो वो कार्य नहीं होता। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 23 का उत्तर। प्रश्न नंबर 24, एस्टेट जनरल को परिभाषित करो। तो अब एस्टेट जनरल क्या है ये पता करते हैं। तो एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, ठीक है, ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है अब की 17, एक मिनट, ये बात कब की हो रही है? तो ये जो एस्टेट की बैठक बुलाई थी ना लुई सोल्वे ने, ये पता है कब बुलाई थी? 5 मई 1789 को। अब अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओ या रोक दो और पता करो कि मैंने क्या बताया था आपको 5 मई सन 1789 के बारे में। क्या बताया था मैंने? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस समय क्या था? क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि अब क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ पर लोग भड़क जाएंगे, देखना कैसे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि एस्टेट जनरल आखिर होती क्या है। तो एस्टेट जनरल की एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें एस्टेट, ठीक है, जो यानी जो वर्ग थे हमारे, कितने वर्ग थे? 3 वर्ग थे। ठीक है, और तीनों वर्ग से जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, यानी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास कुछ विशेषाधिकार थे, वो सब आते थे और एक बैठक करते थे। ठीक है, तो यही था। ठीक है, यही था प्रश्न नंबर 24 का उत्तर। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 जो कि लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझना। ठीक है, कर बढ़ाने की प्रक्रिया को पूरी तरह समझाओ। तो बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 यानी 17 मई 1779, ठीक है, आपको हिंदी आती हो ज्ञान, मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को जो सन है ना वो हिंदी में मैं बोल नहीं पाता। ठीक है, तो 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव की अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई।
तो उसने इसको मैं थोड़ा ना जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। ये लो, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, ठीक है। पहले और दूसरे स्टेट से 300 लोग आए, ठीक है। जो आपका पहला था और जो आपका दूसरा स्टेट था उसमें से कितने लोग आए? 300 लोग आए, ठीक है। ठीक है, कितने आए? 300 लोग आए, ठीक है। 300 प्रतिनिधि आए। और जो आपका तीसरा वर्ग था यानी कि जो तृतीय वर्ग था उसमें से 600 लोग आए। तीसरे वर्ग से कितने लोग आए? 600 लोग आए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं। तो 600 लोग आए। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग एक मत देने का हक रखता था। स्टेट जनरल के अनुसार हर वर्ग एक वोट देता था, यानी कि 3 वर्ग थे, ठीक है, 3 वर्ग थे और तीनों वर्ग को 3 वोट देने का अधिकार था। यानी 3 वर्ग और 3 वोट, यानी कि जो प्रतिनिधि थे उनमें से जितने लोग ज़्यादा होंगे उनके अगर 300 लोग, यानी कि मान के चलो कि अगर यानी ये प्रथम स्टेट है, अगर इसमें 300 प्रतिनिधि है, ठीक है, और इसमें से 200 लोग यानी 200 लोग तैयार हो गए कि हाँ कर को बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम स्टेट ने एक वोट दे दिया, यानी 2 में से यानी 3 में से एक वोट मिल गया हमें, ठीक है। यही होता था, तीनों स्टेट को एक एक वोट देने का अधिकार था। अब बात ये थी कि पहला और दूसरा स्टेट जो था उन्हें तो कर देना नहीं पड़ता था, तो क्या था कि सारा कर का बोझ तीसरे स्टेट पे आ जाता। तो तीसरे स्टेट वालों ने इस बार चुप नहीं रहे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जो है ना प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दो, यानी कि हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दो और उसी के हिसाब से आप फैसला करो। इसी को राजा ने टाल दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, और यहीं से फिर आग लग गई कि हाँ अब यहीं से फ्रांसीसी क्रांति, हम क्रांति करेंगे और खुद का एक राज्य बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा राज्य होगा। अब बात करते हैं आगे की। तो 600 लोग तीसरे वर्ग से आए, ठीक है, कितने लोग आए? 600 लोग आए। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग एक मत देने का हक रखता था, यानी प्रत्येक वर्ग एक मत देने का, एक वोट देने का अधिकार रखता था। परंतु तीसरे स्टेट के लोगों ने कहा अब की बार हर प्रतिनिधि को वोट डालने का हक दो भैया, यानी कि अब की बार आपकी नहीं हमारी सरकार चलेगी, हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार दो। अब क्योंकि 300 लोग और 300 लोग तो 2 स्टेट से आए थे, यानी प्रथम और ये दूसरा, यानी इस वाले से और इस वाले से 300 लोग आए थे। और अब बात करूं तीसरे स्टेट की, तो तीसरे स्टेट से 600 लोग आए थे, 600, जो कि बराबर थे पहले और दूसरे स्टेट के लोगों के। तो यानी कौन जीतता यहाँ पे? तीसरे स्टेट के लोग जीतते, और अगर तीसरे स्टेट के लोग जीतते तो यहाँ पर कर ना बढ़ाया जा सकता। इसीलिए राजा ने थोड़ा दिमाग चलाया और कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी से लोगों ने विरोध किया और यहाँ से आग लग गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 आ जाएगी कुछ दिनों में, पार्ट 2 आपके सामने होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे चाहिए टोटल 10 लाइक्स, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। तो 10 लाइक्स इस वीडियो पे ठोक दो, ठीक है। चैनल को देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।